Hello students, good morning. Today we are going to learn new concepts of salary. Okay, this is going to be very important. Okay, I don't mean that the last lectures were not important. They were also important. Salary का हर एक part important है. ठीक है, तो जो part हम लोग last lecture तक किए थे, तो मैं जस्ट ऊपर से एक बार नाम सिर्फ बता रहा हूँ. बेसिक पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे. ओके, डेफिनेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 17 हम लोग ने देखा था. उसके बाद लास्ट लेक्चर में परक्यूजिट्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 का देखा था. उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 देखा था. उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16 देखा था, जिसमें हम लोग ने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस और क्या देखा था, डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट देखा था. आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम. सैलरी इनकम से क्या क्या एग्जेम्प्ट है वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, ध्यान रखना आपको. तो आज पढ़ेंगे पहला सेक्शन वाइज मैंने बनाया. सेक्शन 10 में 5, फिर 10 मतलब सेक्शन देखो लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 5. तो मतलब मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया, मतलब सेक्शन के हिसाब से लाइन से अरेंज किया. ठीक है, आज हम लोग कुछ पार्ट इसमें से पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब थ्योरी पार्ट ये जो प्रैक्टिकल के लिए जो चाहिए वो सारे हम लोग देख लेंगे. मतलब थ्योरी पार्ट देख लेंगे, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जब जाएंगे तभी मैं आपको सब रिकैप कराऊंगा. जो हम लोग ने नाम देखे थे, आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स को एक बार याद कर लेना है, देख लेना है. यू हैव टू लर्न. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू लर्न. आपको पढ़ना ही है. अगर आप सिर्फ मैं समझाते समय समझ में आके बाद में छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न. आपको पढ़ के याद रखना भी है. समझ में? तो देखते हैं इसमें. द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय और ड्यू टू एन इंडिविजुअल. अगर कोई भी ट्रैवलिंग में कंसेशंस या असिस्टेंस मतलब मदद मिली या डिस्काउंट मिली, डिस्काउंट मदद ही है, कंसेशन जो बात किया है इंडिविजुअल को, तो वो एग्जाम्प्ट है, सैलरी से एग्जाम्प्ट है. तो मदद इंडिविजुअल को कब मिलता है, क्या है वो देखेंगे. ठीक है, लिखा है मदद कहाँ से मिल रहा है, हेल्प कहाँ से मिल रही है या कंसेशन कहाँ से मिल रहा है. फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर हिमसेल्फ फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया. तो बोला कोई एम्प्लॉय को अगर इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया में सिर्फ इंडिया में, इंडिया के अंदर, समझ में आ रहा है, इंडिया में कहीं पे भी घूमने के लिए जाना है तो वो जा सकता है. समझ में? उसके बाद फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फॉर प्रोसीडिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ऊपर वाला हम लोग ने देखा था कि ये जो पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट ए में हम लोग ने क्या देखा था, एम्प्लॉय खुद कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में कहीं पे घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं. और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, जब वो जॉब से रिटायर हो जाता है या उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर वो खुद और उसके फैमिली के साथ, जो उसका अभी का मालिक है या पुराना मालिक है, वो क्या करता है, उनसे कंसेशन मतलब ट्रैवलिंग का कंसेशन उनके तरफ से मिल जाता है और ये घूमने जाता है. तो ये पैसा जो उसको कंपनी से मिलने वाली है रिटायरमेंट के बाद या टर्मिनेशन के बाद ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ याद रखना, लीव ट्रैवल मतलब उसका जो छुट्टी बचा था उसका ट्रैवलिंग के लिए वो यूज कर रहे और कंपनी उसके लिए उसको ट्रैवलिंग का खर्चा दे रहे. ओनली ट्रैवलिंग, उधर पे ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग. इंडिया के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल करता है तो एग्जम्प्ट है.
समझ में आ गई बात? आगे बात करेंगे। However, the amount exempt cannot exceed expenditure actually incurred for the purpose of such travel. तो ट्रैवल के लिए उसने जो खर्चा किया है उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला, समझ में? तो ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा किया है उतना तक ही उसको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। उधर जाके वो ठहरेगा, बोर्डिंग, लॉजिंग, लंच, डिनर, फूड के लिए, या फिर उधर ही कोई नियरेस्ट प्लेस में घूमने के लिए, उधर पे फिर ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, वो सब ने स्टे वगैरह एकोमोडेशन के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए मिलेगा, ट्रैवलिंग के लिए ही मिलेगा। क्योंकि आप नाम देख सकते हैं ट्रैवल, ट्रैवल के लिए क्या मिलेगा उसको, कंसेशन मिला तो एग्जाम्प्ट है। कितना एग्जाम्प्ट है, जितना ट्रैवलिंग के लिए खर्चा किया उतना एग्जाम्प्ट है। फैमिली ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड्स, फैमिली ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल का फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड मतलब उसकी बीवी बच्चे, अगर आदमी है तो उसका वाइफ एंड बच्चे लोग, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड और बच्चे लोग, ठीक है। उसके बाद हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो अगर समझो हस्बैंड है तो हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो बंदे पे डिपेंडेंट है, खुद का कोई कमाई करने का सोर्स नहीं है, मतलब कमाते विमाते नहीं, वो लोग घर में है, उसके ही इनकम पे डिपेंड है। तो वैसे लोगों को इंडिविजुअल का फैमिली में मान लिया जाएगा और उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दिस एग्जेप्शन इज सब्जेक्ट टू फर्दर कंडीशन लाइक नंबर ऑफ जर्नी, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ओके, पर हेड एक्सेट्रा। तो ये एग्जेम्पशन डिपेंड करता है और भी कंडीशंस है, जैसे कि कितने बार वो लोग जा सकते हैं, कितने साल में जा सकते हैं, कितने एग्जामेशन हर एक पे मिलेगा, ये सारे बातें और भी कंडीशन है। बट आपके लेवल ऑफ एग्जाम के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, अगर कोई बंदा कंपनी के पैसे से लीव ट्रैवल कंसेशन ले रहा है तो वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब समझ रहे हो? एक सेकंड दो। लिमिटेड मतलब समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। मतलब अभी मैंने आपको वही बोला कि आपके लेवल ऑफ एग्जाम के लिए काफ़ी है, और ज़्यादा आपको पढ़ने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 3 साल में, 2 साल में एक बार तो भी ट्रैवलिंग जाना चाहिए, 5 साल में 2 बार जाना चाहिए, और भी कंडीशन है ऐसे, ठीक है, वो आगे देखते हैं। मतलब आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ट्रैवलिंग का कंसेशन मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, जितना ट्रैवलिंग किया उतना तक ही मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेचुइटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। Gratuity is a lump sum amount paid to employee on the basis of the duration of his employment on termination of service due to retirement, resignation, death, etc. तो ग्रेचुइटी एक ऐसा अमाउंट है जो एक बड़ा खासा अमाउंट एक साथ मिलता है, जैसा पेंशन होता है, पीएफ होता है, वैसा ये भी एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये कब मिलता है, ये जब बहुत साल वो काम करता है कंपनी के लिए, उसके बाद उधर से वो टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट होता है मतलब जॉब छोड़ देता है, ड्यू टू रिटायरमेंट लिखा, रिटायर होता है, रेजिग्नेशन मतलब कुछ छोड़ देता है या डेथ हो जाता है, तो ये पैसा मिलता है, समझ में? इफ इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आइदर फुल्ली और पार्टली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिसीविंग इट। तो एग्जेम्पशन डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का एम्प्लॉय है, कितना एग्जेम्पशन है, पूरा है, थोड़ा है, तो ये एम्प्लॉय कौन से टाइप का, नेचर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड while still in service is taxable। अगर जॉब पे रहते समय अगर ग्रेचुइटी मिल गया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा पूरा पूरा अमाउंट, वो कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, समझ में आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो टाइप ऑफ एम्प्लॉय आप नीचे देख सकते हो। टाइप ऑफ एम्प्लॉय, दो टाइप के एम्प्लॉय, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो फुल्ली एग्जाम, पूरा के पूरे सॉरी, पूरे के पूरे एग्जाम है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय है
कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट है। ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड, ग्रेच्युटी कितना मिला वो अमाउंट, 20 लाख बीइंग द नोटिफाइड लिमिट, 20 लाख तक एग्जाम्प्ट है। ये 20 लाख अभी हुआ है इस साल, पिछले साल तक 10 लाख था। ठीक है, उसके बाद लास्ट सैलरी ड्रॉन, मतलब उसने जब रिटायर हुआ उसके पिछले महीने में उसने कितना सैलरी कमाया, इंटू 15/26 डेज इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। 15/26 मतलब महीने का आधा, मतलब 30 दिन का आधा 15 दिन, 26 दिन वर्किंग डे, महीने में 4 संडे गया तो बच गया 26 दिन, तो वो 26 दिन। तो 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कितना साल उसने कंपनी में काम किया, उतने से इंटू करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से जो कम है, तीनों में से जो कम है लोअर, वही क्या है, एग्जेम्प्ट। समझ में? तो अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, लिखा है नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो एक्चुअल ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड, पहला पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट भी सेम, 20 लाख बीइंग द नोटिफाइड लिमिट, दूसरा पॉइंट भी सेम, तीसरा पॉइंट अलग है, एवरेज सैलरी इनटू हाफ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। हाफ यानी इधर बोलने का मतलब 15/30 है एक्चुअली, इसी को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 15 1 जा 15 2 जा तो ये हाफ हो जाता है। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया 15/30, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने गलत पढ़ाया है, ओके दिस शुड नॉट बी हैपेंड। तो ये है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो हाफ क्या है 15/36, इधर क्या है 15/26, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एवरेज सैलरी मतलब इधर पे मैंने लिखा भी है, ये देखो एवरेज सैलरी क्या होता है करके, एवरेज सैलरी मीन्स 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट नॉट डेट। तो जो महीने में रिटायर हुआ, जो महीने में रिटायर हुआ, ठीक है, सपोज समझो 1 जुलाई को रिटायर हुआ तो 1 तारीख है ना, छोड़ देना। अगर समझो 30 जून को रिटायर हुआ तो जून पूरा महीना काम कर लिया ना उसने, तो पूरा महीना, जून से पिछले 10 महीने, मतलब जून 1 महीना, उसके पीछे में अप्रैल मार्च फेब जैन, ऐसा 10 महीना, जो महीने में रिटायर हुआ उधर से उसके पिछले 10 महीने तक, डेट नहीं, कौन सी डेट में रिटायर हुआ नहीं, जो महीने में रिटायर हुआ वो महीना अगर एंड हो गया तो वो महीने काउंट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 15 जून को रिटायर होने वो महीना छोड़ दो, उसका पिछला महीना, पिछला 10 महीना, तो वो 10 महीने का सैलरी को डिवाइड बाय 10, मतलब 10 महीने का ना, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो जो भी आएगा उसको एवरेज सैलरी बोलेंगे। ठीक है, एवरेज सैलरी इधर पे देखो, लास्ट सैलरी लास्ट ड्रॉन, इधर एवरेज सैलरी, बाकी इसमें तो आपको फर्क समझा दिया मैंने, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स सेम है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों में जो भी कम रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। समझ में? तो अगर एम्प्लॉय कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो ये जो सैलरी करके लिखा है, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, और कवर्ड नहीं रहेगा तो नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन भी लेंगे। और इधर बोला है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स मींस पार्ट ऑफ ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ इज ट्रीटेड एज 1 ईयर, मतलब 6 महीना या उससे ज़्यादा अगर पीरियड अगर वो काम किया है तो वो 6 महीने के, 6 महीने या उससे जितने भी महीने ज़्यादा है तो उसको भी 1 साल मान लेंगे। इसमें ऐसा नहीं मानेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीटेड मीन्स ओनली कंप्लीटेड ईयर्स, पार्ट ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 30 ईयर्स 7 मंथ्स काम किया है, तो 6 महीना या उससे ज़्यादा है तो 31 ईयर्स लेंगे। अगर वही इधर रहेगा ऐसा तो ओनली 30 ईयर्स लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ द ईयर है इसको इग्नोर करने बोला है, तो 30 ईयर्स लेंगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो पार्ट ऑफ द ईयर रहेगा तो नॉट कवर्ड रहेगा तो इग्नोर करेंगे, कवर्ड रहेगा तो उसको भी
6 मंथ या उससे ज़्यादा रहेगा तो 1 साल मान लेंगे। ओके, तो दिस वेर द डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है देयर नोटिफाइड लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख एज पर नोटिफिकेशन। तो पिछले साल तक 10 लाख था, इस साल में 20 लाख हो गए। इफ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुइटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, he can claim exemption in respect of both of them. However, the maximum amount of exemption should not exceed 20 lakh. अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुइटी क्लेम करता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से, एक से ज़्यादा कंपनी से, तो उसको ग्रेचुइटी का एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों मिला के। सच में तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, 20 लाख से ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकते उसके लाइफ टाइम में। लिखा है सिमिलरली द नोटिफाइड सीलिंग अप्लाइज टू एनी ग्रेचुइटी रिसीव्ड exempted in either any earlier previous year by the employee. Any such gratuity exempted earlier shall be reduced from the ceiling amount of 20 lakh and only balance amount can be claimed subsequently. मतलब समझो ग्रेचुइटी 20 लाख है ना मैक्सिमम, अगर समझो एक कंपनी से उसको, कंपनी नंबर 1 से उसको, ठीक है, 4 लाख मिल चुके हैं ग्रेचुइटी, एग्जाम्पशन कितना मिला है 4 लाख, तो 20 लाख में से ये 4 लाख को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी उसको ग्रेचुइटी कितना मिल सकता है मैक्सिमम, 16 लाख। अगर सेकंड कंपनी से उसको 5 लाख मिल गए, बात के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बचेगा 11 लाख। तो उसके लाइफ टाइम में वो जितना बार मिलेगा वो माइनस होते आएगा, रेड्यूस होते आएगा, ठीक है, 20 लाख से जितना बच रहा है वही उसका मैक्सिमम लिमिट बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि हर बार 20 लाख, एक कंपनी से 20 लाख, दूसरे से 20 लाख, फिर तीसरे से 20 लाख, ऐसा नहीं, वो उसका लाइफ टाइम के लिए 20 है, जिससे जिससे वो लेते जाएगा वो लिमिट क्या होते जाएगा, कम होते आने वाला है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंशन। पेंशन सबको मालूम है, कोई एम्प्लॉय अगर काम से, जॉब से रिटायर हो जाता है उसके बाद ही मिलता है, ठीक है नहीं। पेंशन इज द मंथली पेमेंट बाय द एक्स एम्प्लॉयर टू रिटायर्ड एम्प्लॉय विच इज टैक्स्ड एज सैलरी। पेंशन एक ऐसा अमाउंट है जो महीना महीना मिलता है। एक्स एम्प्लॉयर मतलब जिधर से हम लोग ने जॉब छोड़ दिया है, किसको मिलता है, जिसने जॉब छोड़ दिया, रिटायर्ड एम्प्लॉय, और उसको सैलरी में टैक्सेबल किया जाता है। An employee may opt to get one-time lump sum payment in lieu of monthly payment. एम्प्लॉय चाहेगा तो जो महीना महीना मिल रहा है उसके बदले में एक ही टाइम पूरा पैसा भी ले सकता है। लम सम अमाउंट मतलब एक साथ पूरा अमाउंट जो पेंशन का अमाउंट है ले सकता है। दिस इज नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्टली डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो क्या बोला, इसको ही हम लोग कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि पूरा एग्जाम्प्ट है या पार्टली एग्जाम्प्ट है, किसके ऊपर, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय मतलब नेचर ऑफ एम्प्लॉय या काइंड ऑफ एम्प्लॉय या टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कुछ भी बोलो, तो डिपेंड किस पे करता है, कौन सा टाइप का एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नो डाउट पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, इफ एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुइटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिला है 1/3 into 100% of commuted pension formula है। if employee not received gratuity, half into 100% commuted pension। अगर ग्रेचुइटी मिला है तो 1/3 जितना भी कम्यूटेड पेंशन है, फुल कम्यूटेड पेंशन अमाउंट का। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो आधा मिलेगा, जो भी कम्यूटेड पेंशन का फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन का आधा मिलेगा। लिखा है अनकम्यूटेड पेंशन फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुल्ली टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मंथली जो पेंशन मिल रहा है उसको अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु जॉइंड एम्प्लॉयमेंट ऑन और आफ्टर 1/1/2004 एंड रिसीव्ड पेंशन फ्रॉम द पेंशन फंड इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो जॉब ज्वाइन करता है 1 जनवरी 2004 में एंड पेंशन मिलता है उसके बाद उसको,
उसके ऊपर पूरे पूरे अमाउंट पे टैक्स लगने वाला है, क्योंकि 2004 से पेंशन बंद हो चुका है। समझ में? 2004 से क्या हुआ है, पेंशन बंद हो चुका है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 2004 से ज्वाइन किया है गवर्नमेंट जॉब, उनका पेंशन पे पूरा का पूरा टैक्स लगने वाला है। समझ गए? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है नोट हर जगह। बात करेंगे एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए। एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी मतलब कंपनी में जो छुट्टियां मिलती है कंपनी की तरफ से, सिक लीव, ओके, उसके बाद व्हाट वी कैन से कैजुअल लीव, ओके, वॉट एवर लीव, जो भी छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी अगर वो नहीं लेके वो दिन, मतलब वो छुट्टी के टाइम पे भी अगर वो काम करता है, एग्जाम्पल साल में 40 दिन छुट्टी है कोई एम्प्लॉय को, लेकिन उसने साल में सिर्फ 10 दिन ही छुट्टी लिया है, तो 30 दिन उसने छुट्टी लिया नहीं जो कंपनी ने दिया है, तो वो 30 दिन का जो भी पेमेंट है उसको मिल जाएगा। उसको ही एनकैशमेंट बोलते हैं, मतलब छुट्टी को पैसे में कन्वर्ट करना या पैसे में एक्सचेंज कर लेना, छुट्टी ना लेते हुए जॉब करके उस दिन उसका सैलरी ले लेना। तो लिखा लीव एनकैशमेंट मीन्स कैश रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय अगेंस्ट लीव अर्नड नॉट टेकन एंड एक्यूमुलेटेड, मतलब छुट्टी उसको दिया है, उसने नहीं लिया और वो छुट्टी जमा हो गया है, उसके बदले में वो कैश ले लेता है, ठीक है, काम करके, तो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। समझ में? उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या लिखा? लीव एनकैशमेंट व्हाइल इन सर्विस इज टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लीव एनकैशमेंट जॉब पे रहते समय अगर मिला तो कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो टैक्स लग जाएगा। लीव एनकैशमेंट ऑन लीविंग जॉब बाय रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रेजिग्नेशन एक्सेट्रा इज एग्जेम्प्ट एज एक्सप्लेन बिलो। लीव एनकैशमेंट अगर रिटायरमेंट के बाद, टर्मिनेशन के बाद, ओके, सुपरएनुएशन हो, रेजिग्नेशन या फिर टर्मिनेशन के बाद उसने क्या किया है, जॉब छोड़ने के बाद लीव एनकैशमेंट ले रहे हैं, तो जितना भी छुट्टी का पैसा उसका जमा था वो सारे उसको मिलेंगे। क्या लिखा? टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कौन से टाइप का एम्प्लॉय है? दो ही टाइप है, गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट मतलब नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो हमेशा फुल्ली एग्जाम, as you might be saying in earlier two gratuity pension also, this is the same case, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा एग्जाम्ट ही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब एग्जाम्ट है, ज़्यादातर एग्जाम्ट है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो कम है वो क्या क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव एनकैश्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड, तो लीव एनकैशमेंट के नाम से जो पैसा मिला है वो, एवरेज सैलरी ऑफ इंडिविजुअल फॉर पास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी मतलब जॉब छोड़ने के, जो महीने में जॉब छोड़ा उसका पिछला 10 महीने का जो सैलरी है उसका एवरेज, दैट इज डिवाइड बाय 10 इनटू 10 मंथ्स का जो भी सैलरी है, जो भी आएगा अमाउंट, वो अमाउंट 3 लाख मैक्सिमम है नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मैक्सिमम 3 लाख ही ले सकता है पूरे लाइफ टाइम में। लीव credited at the rate of 30 days per annum for every completed years of service as per income tax। देखो कंपनी 40 दिन दे, 45 दिन दे या 100 दिन दे, लेकिन उसके हिसाब से उसको मिल भी गया रहेगा पैसा, लेकिन एग्जेम्पशन का मैक्सिमम पीरियड इनकम टैक्स बोलता है साल का 30 दिन, साल का 30 दिन मतलब साल का 1 महीना, तो जितने साल उसने काम किया है उतने महीने के हिसाब से उसको क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एवरेज सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। एवरेज सैलरी में हम लोग जो भी सैलरी है बेसिक, डीए प्लस कमीशन को ऐड करके एवरेज सैलरी निकालेंगे। वेर लीव एनकैशमेंट इन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर्स आर देयर इन द सेम ईयर, द एग्जम्पशन कैनॉट एक्सीड द नोटिफाइड लिमिट ऑफ 3 लाख। तो बोला एग्जम्पशन मिलेगा अगर एम्प्लॉय, इवन अगर 2 एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट लेता है तो भी मिलेगा, लेकिन वो दोनों मिला के 3 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाख तक ही मिलेगा, जैसा ग्रेचुइटी देगा वैसे। पेंशन, sorry, the notified limit of 3 lakh applies to all such amount received by employees, including amount received and exempted in any earlier years. Such
any such amount exempted earlier will be reduced from the limit of 3 lakh at the time of any subsequent claim. जैसे ग्रेचुइटी में ऐसा है, जैसे कि एक एम्प्लॉयर था 3 लाख टोटल है, एक एम्प्लॉयर से उसने लिया लीव एनकैशमेंट, उसने लिया से 80,000, तो बच गया 2,20,000। उसने 80,000 का एक एम्प्लॉयर से ले लिया तो रिड्यूस हो गया ना, तो बस वही लिखा रिड्यूस फ्रॉम 3 लाख से कब होगा, जब उसने क्या कर लिया, पहले ही क्या किया, एम्प्लॉय ने क्या किया है, रिसीव्ड एग्जाम्पशन इन अर्लियर ईयर, कोई भी पिछले साल में उसने क्या लिया, एग्जाम्पशन ले लिया, तो जितना लिया उतने से वो कम हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, कम होके 3 लाख से कम होके फिर जितना रहेगा बचा उतने के लिए ही मिलेगा। जैसे ग्रेचुइटी में था वैसे कुछ पॉइंट दिया, टोटल लीव एज पर कंपनी रूल जो आएगा, अनअवेल्ड लीव मतलब कितना लीव उसने लिया नहीं, तो कितना लिया मालूम पड़ जाएगा। स्टेप नंबर 2, टोटल लीव एज पर इनकम टैक्स रूल कितना आएगा, कितना लिया उसने तो बचेगा कितना मालूम पड़ जाएगा। तो ये हम लोग यूज करेंगे जिधर जरूरत है, जिधर नहीं है उधर हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। रीट्रेंचमेंट मतलब क्या है देख लेते हैं। किसी का जॉब छूट गया तो कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एट द टाइम ऑफ retrenchment, that is dismissal from job or the close down of the undertaking in which he is employed, or transfer of service to workman due to change in the management or ownership of undertaking. If his service is interrupted due to such transfer or his new condition are less favorable, then compensation is exempt from tax to the extent lower of the following. मतलब इसमें बहुत सारा पॉइंट ऐड किया, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है, अगर कोई एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, या एम्प्लॉय जिधर काम कर रहा था वो बिजनेस ही बंद हो गया। देखो मैं अंडरलाइन करते आता हूँ। पहला बोला है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट या डिसमिसल फ्रॉम द जॉब, एक पॉइंट, और क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग इन व्हिच ही इज एम्प्लॉयड, जिसमें काम करता था वो बंद हो गया, और ट्रांसफर ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ड्यू टू चेंज इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग। तो एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है, क्यों ट्रांसफर हुआ दूसरे जगह में, क्योंकि उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया या ओनर चेंज हो गया। लिखा इफ सर्विस इज इंटरप्टेड ड्यू टू सच ट्रांसफर or his new service condition are less favorable, then compensation is exempt। मतलब क्या बोला है, अगर उसका काम में कुछ रुकावट आया है, जिधर काम करता था उसमें कुछ रुकावट आया है, उसका कारण है कि कुछ बदलाव उधर पे लाया जा रहा है, उसके लिए वो बदलाव लाने की वजह से उनके काम में रुकावट है, लेकिन इसके लिए इसको पेमेंट मिल रहा है। तो भी जैसे कोविड के केस है, बहुत सारे लोग घर बैठे पैसे ले रहे, तो वो काइंड ऑफ रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोल सकते हैं। ओके, तो कुछ वैसे ही केस है। तो वैसे केस में जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। कितना एग्जेम्प्ट है, इधर पे देखो लिखा है लोअर ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, मतलब इसमें से कम, किसमें से, मैक्सिमम लिमिट एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट 5 लाख सॉरी, गवर्नमेंट के हिसाब से 5 लाख मैक्सिमम मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला है वो, एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये तीनों में से जो कम आएगा, ये जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तीनों में से जो कम आएगा वो एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया। उसके बाद नोट दिया, मंथ फॉर दिस पर्पस शुड बी टेकन एज 26 days, ईयर विल बी टेकन एज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट thereof in case of in excess of 6 month। तो क्या बोला है, एवरेज सैलरी इनटू हाफ पड़ा था ग्रेचुइटी में, ग्रेचुइटी ने रिट्रेंचमेंट है, 15/26 ही लेंगे, 30 नहीं लेंगे, ठीक है, 26 15/30 नहीं लेंगे, 15/26 ही लेंगे। कंप्लीटेड ईयर्स में उसमें हम लोग ने देखा पार्ट ऑफ द ईयर है तो हम 6 मंथ या उससे ज्यादा है, लेकिन 1 साल पूरा नहीं है तो वो इग्नोर करेंगे, बट इसमें हम लोग 6 महीना या उससे ज्यादा रहेगा तो 1 साल
मान लेंगे। समझ में? मिक्स्ड हो गया रूल। उसके बाद वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड बी पेएबल टू वर्कमैन एंड विल इंक्लूड इन द अलाउंस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। मतलब वेजेस अगर बोल रहे तो वेजेस में अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है, कुछ भी नाम से, अलाउंस के नाम से भी मिल रहा है या डियरनेस अलाउंस या कुछ भी रह सकता है, तो उसको भी हम लोग रेम्यूनरेशन ही मानेंगे और उसको सैलरी मानेंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए लास्ट पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। वॉलंटरी रिटायरमेंट सबको मालूम है, खुद से जो रिटायरमेंट लेते हैं, लिखा एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय एम्प्लॉय अंडर द स्कीम ऑफ वॉलंटरी retirement is exempt from tax. This exemption is available only to the employee of, और ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो एग्जेम्पशन है किसको मिलता है? हर किसी को नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट में उनको ही मिलता है। जैसे कि देखो, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, एनी अदर कंपनी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आती है, एनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो भी वर्क है, मतलब जो भी काम है गवर्नमेंट के अंडर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट ने चलाने का परमिशन दिया, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। एनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट ने बोला वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किन से मिलता है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन कितना है? मैक्सिमम 5 लाख या एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। 5 लाख या जितना मिला वो, दोनों में से जो कम है वही एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड इन दिस कनेक्शन, क्या याद रखना आपको? दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली वंस टू दी अबव मेंशन एम्प्लॉय। तो ये टाइप के एम्प्लॉय को ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है जिंदगी भर में एक ही बार मिलेगा। समझ में? The scheme of voluntary retirement for availing this exemption should be framed in accordance with the guidelines which may be prescribed by central government. तो ये स्कीम में अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए उसके हिसाब से होने चाहिए। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्कीम शुड ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। तो ये स्कीम को अप्रूवल चीफ कमिश्नर देना चाहिए तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोविडेंट फंड और उसके आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, एक नज़र डालते एग्जाम्शन में। तो पहला हम लोग ने देखा ट्रैवलिंग लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी और रिट्रेंचमेंट ऑफ कंपनसेशन, बाद में कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटियर रिटायरमेंट। करीबन 6 पॉइंट्स हम लोग ने देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्रॉब्लम्स में इसका PDF डालने वाला हूँ। ठीक है, तो PDF अभी मांगना भी मत, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। तब तक के लिए वेट कर लो, मंडे ही डाल दूंगा। मंडे का जो लेक्चर रहेगा उसमें PDF के साथ, प्रॉब्लम के साथ, मतलब कुछ सिंपल प्रॉब्लम के साथ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वेट करना। तब तक के लिए आप स्नैपशॉट या जो भी है पॉसिबल है, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको कुछ डिफरेंसेस मिले या आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट डेफिनेटली वेलकम है, कोई भी हो कभी भी हो, डाउट है तो डाउट के साथ आगे बढ़ना नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ PDF। ओके, चलो बाय।